आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 14 फ्रॉम एनसीईआरटी दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हमने प्लांट में तो देख लिया कैसे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन हो रहा था। अब हम देखेंगे ह्यूमन बींग्स का। ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट की है हमने। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल फंक्शन। हम नॉर्मल फंक्शन हमारे बॉडी में जो हो रहे हैं उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। क्लियर? As you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecule like glucose, amino acid, fatty acid. अब हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में देखा था, क्या देखा था हमने कि कैसे ऑक्सीडेशन के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है किसमें? वाटर, CO2 एंड उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। ये क्लियर सबको होना चाहिए। क्या देखा था वो आपको? अगर नहीं पता तो आप लास्ट टू लास्ट लेक्चर पहले वो क्लियर करो, नहीं तो मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ पे भी बता देती हूँ क्या था। चलो, ये क्या है? ग्लूकोज। ओके, ऑक्सीजन, इसका ब्रेकडाउन। ओके, हमको किसका ब्रेकडाउन करना है? ग्लूकोज का। तो ये कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा? हमको याद है, कैटाबॉलिज्म। ओके, बड़े से छोटा जा रहा है। ओके, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, उसको हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। क्लियर? क्या बन रहा था? आप बैलेंस खुद कर देना। ओके, CO2 बन रहा था, वाटर बन रहा था एंड क्या रिलीज हो रहा था? एनर्जी। अब आप बोलोगे एनर्जी कहाँ से रिलीज होगी? जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं, हम देखते हैं उसमें कितने कार्बन्स है? 6 कार्बन्स। क्लियर? सबको पता है 6 कार्बन्स है। ओके, 6 का। अब ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, जब ये टूटेगा तब उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। ओके, वो ATP के फॉर्म में हमारी बॉडी में रहती है। क्लियर? सबको याद होगा, ये सब क्लियर होगा। अब हम ह्यूमन बॉडी, हम इसमें बाकी सब प्लांट्स और इन सब का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम ओनली ह्यूमन बींग्स पे ही फोकस करने वाले हैं। ओके, नहीं तो चैप्टर बहुत लंबा होता जाएगा। ओके, carbon dioxide which is harmful is also released during the above catabolic reaction. मैंने क्या बोला? ये catabolic reaction है। अभी देखा हमने ग्लूकोज में से क्या बन रहा है? सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? कैटाबॉलिक। ओके, it is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to be released. अब देख, अभी हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। हम हमारी बॉडी में जैसे उसमें देखा था हमने प्लांट्स में कि वो खुद अपना O2 अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते, बट हमारे में ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमको बाहर से एनवायरनमेंट में से चाहिए। क्लियर? और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अगर सेल्स में, हमारे बॉडी में ज़्यादा होगा तो वो टॉक्सिसिटी फैला लेगा। ओके, तो उसको भी रिलीज बाहर जाना ही होगा और ऑक्सीजन को अंदर आना ही होगा। ओके, क्लियर? तो उसको हम क्या बोलेंगे? यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सचेंज कर रहे हैं। क्लियर? तो आपको पहले चैप्टर का नाम क्लियर होना चाहिए। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये दोनों गैस है। ऑफकोर्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैसियस फॉर्म में है। क्लियर? तो आपको नाम क्लियर हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर? दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर, ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? एटमोसफियर से, विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको, इस एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। फिर से रीड कर रहे हैं हम डेफिनेशन। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोसफियर विथ, किसके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं हम ऑक्सीजन को? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग। अब आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। और ब्रीथिंग को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। क्लियर? Place your hands on the chest. You can feel the chest moving up and down. Of course, अब आप अपने हाथ चेस्ट पे रखो तो आपको फील होगा। नहीं भी आपको ऐसा करना है तो आप किसी और पर्सन को देखोगे तो आपको क्लियर उसकी चेस्ट आपको ऐसे मूव करती हुई दिखेगी, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के थ्रू। ओके, यू नो दैट इज ड्यू टू ब्रीथिंग, सबको पता है। हाउ डू वी ब्रीथ? अब हम देखेंगे, हमको पता है हम ब्रीथ करें, ठीक है, हमको अभी अंदर ये सब तो आप, अगर आपको एडमिशन मिल गया नीट के बाद तो ये सब तो आपको डिटेल में पढ़ना है। ओके, फर्स्ट ईयर में तो आपको फिजियोलॉजी डिटेल में आएगी। ओके, तो आपको वहाँ भी बहुत हेल्प करेगी, यहाँ समझोगे तो। द
The respiratory organ and the mechanism of breathing are described in the following section of this chapter. अब हम पूरा समझेंगे, ठीक है, क्या होता है ऑर्गन्स क्या होते हैं. प्लांट्स वाला फिलहाल भूल जाओ, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है. ओके, फर्स्ट हम देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. Mechanism of breathing vary among different group of animal depending mainly on their habitat. अब जैसे ज़रूरी नहीं है सारे मैमल्स एक ही तरह से ब्रीथ करेंगे, नहीं. अभी हम देखेंगे कौन से डिफरेंट. अभी देखेंगे कि एम्फीबियंस, हमने फ्रॉग में पढ़ा था, आपको याद होगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब क्या था, जो स्किन के थ्रू रेस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. ओके, तो हम ब्रीफली देख लेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे बट ब्रीफली देख लेंगे. ओके, लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेस, अभी हमने ये ऑलरेडी देख लिया है, पहले सब कुछ एनिमल किंगडम में देख लिया है. फिर यहाँ पे हम एक बार शॉर्टली देखेंगे. अब मैं इसको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगी, हम ह्यूमन वाले पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे. एक्सचेंज of O2 with CO2 by simple diffusion over the entire body surface. अब जो हमने लोअर इनवर्टिब्रेट्स देखे थे, तो उसमें कैसे होता है गैसियस एक्सचेंज ऑफ गैसियस कैसे होगा, तो सिंपल डिफ्यूजन उसकी पूरी बॉडी सरफेस से. क्लियर. लोअर इनवर्टिब्रेट में कैसे होगा, बाय देयर बॉडी सरफेस. अर्थवर्म की बात करते हैं. Earthworm use their moist cuticle and insect have a network of tubes. अगर आपने earthworm का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा एकदम. ओके, उस नेटवर्क ऑफ ट्यूब को क्या बोलते हैं हम, ट्रैकियल ट्यूब्स. क्लियर. टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेयर एयर विद इन द बॉडी. ये किसकी बात हुई, earthworm की. ओके, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स. सब ने लोअर क्लासेस, अगर आपने पहले का नहीं पढ़ा होगा तो आपको, अगर आपने पहले के चैप्टर्स अभी तक नहीं पढ़ेंगे तो भी आपको गिल्स तो पता ही होगा. ओके, आर यूज बाय द मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स. यानी गिल्स कहाँ काम आएंगे, वाटर में, सबको पता है. ओके, एंड मोलस्कस वेयरएस वेस्कुलर बैग्स कॉल्ड लंग आर यूज बाय द, ऑफकोर्स हमारे बॉडी में, हमारी ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी, हम कहाँ टेरेस्ट्रियल, हम ऑफकोर्स लैंड पे रहते हैं, तो हमारे में भी लंग्स है. जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, ओके, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन. ओके, पल्मोनरी किस वर्ड ही डिनोट करता है किसको, लंग्स को. क्लियर. क्यूटेनियस हम बोलेंगे तब हमको याद आना है स्किन. ओके, क्यूटेनियस. क्लियर. आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या है और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या है. क्लियर. यूजुअली टेरेस्ट्रियल, जो हम लैंड पे रहते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, लंग्स यूज़ करते हैं. ओके, अमॉन्ग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज गिल्स. ऑफकोर्स वाटर में तो क्या यूज़ करेंगी, गिल्स. वेयरएज एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू द लंग्स. क्लियर. पूरा भी हम देखेंगे डिटेल में, उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे. क्लियर. एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन्स. जो स्किन, अभी मैंने बताया, जो स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन. क्लियर. उनमें पल्मोनरी रेस्पायरेशन भी होता है. ओके, दोनों होता है. मैंने आप पूरा उस चैप्टर में आपको डिटेल में समझाया है वो. ओके, अब हम फोकस करेंगे आज के मेन टॉपिक पे. क्या है वो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. आपको यहाँ पे किस पे फोकस करना है, मेनली ऑन ह्यूमन बीइंग्स. क्लियर. वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल. अब हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है ये रेस्पिरेशन. ऑफकोर्स सबने अपनी नोज़ देखी है, जो नोज़ में सबने देखी है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रिल्स. जो टू ओपनिंग्स है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रिल. वहाँ से हम क्या करेंगे, पहले एयर लेंगे. ओके, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल. सब अपने नॉस्ट्रिल देख सकते हो, ओके, मिरर में. बट वी हैव पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स. अपर लिप्स के ऊपर है ना नॉस्ट्रिल्स. क्लियर. इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज. अब एयर गई, अब पहले ये एयर कहाँ जाएगी, द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स. तो आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है, पहले नॉस्ट्रिल्स. क्लियर. उसके बाद कहाँ गई, फेरिंग्स. क्लियर. अब फेरिंग्स ऐसा है, फेरिंग्स में वो दोनों के लिए पाथवे है, फूड के लिए भी पाथवे है
एयर के लिए भी पाथवे। ये आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कौन सा है इसमें से कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर, तो आपको याद आना चाहिए क्या, फेरिंग्स। उसमें से सिर्फ एयर नहीं पास होती। अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि फर्स्ट हम माउथ से लेंगे, उसके लिए ईसोफेगस है, फिर इंटेस्टाइन, फिर स्टमक है, फिर इंटेस्टाइन है, तो एकदम अलग है। बट फेरिंग्स, जैसे हम फर्स्ट फूड लेंगे तो फूड भी कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा, फिर ईसोफेगस में जाएगा। क्लियर, तो फेरिंग्स दोनों के लिए पाथवे है। ओके, डाइजेशन के लिए भी यानी फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। क्लियर, द नेजल चैम्बर्स ओपन इनटू फेरिंग्स, अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। आपको लाइन टू लाइन समझना है। ओके, तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या हुआ, फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। फिर फेरिंग्स में से एयर कहाँ हो जाएगी, पहले लैरिंग्स में। क्लियर, फिर खुलेगी ट्रैकिया में। इतना क्लियर हो जाना चाहिए सबको। मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगी, बट आप 3-4 बार यहीं रिपीट कर लोगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा। क्लियर, अब आप सोचोगे लैरिंग्स क्या है, फेरिंग्स का तो हमने देख लिया, उसमें से फूड भी पास हो रहा है, एयर भी पास हो रही है। क्लियर, लैरिंग्स इंपॉर्टेंट है, अब हम लैरिंग्स समझते हैं। ठीक है, लैरिंग्स इज अ cartilaginous box which helps in sound production, hence called as sound box। अब जो हम बोल रहे हैं, ऑफकोर्स हम बोल रहे हैं तो कोई तो हेल्प कर रहा होगा इसमें, तो लैरिंग्स लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, कैसे जनरेट होती है वॉइस, वो सब में नहीं जा रहे, सिंपल आपको नीट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। लैरिंग्स क्या है, कार्टिलेजिनियस बॉक्स है, उसमें साउंड प्रोडक्शन होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। क्लियर, ड्यूरिंग स्वेलोइंग glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis। अब समझो, ये रहा क्या है, ये एपिग्लॉटिस है, ये लैरिंग्स है। अब जब हम खाते, ऐसे हमने देखा कि फेरिंग्स तो दोनों के लिए पाथवे है, किसके, फूड के लिए भी, एयर के लिए भी। बट जब हम निगलते हैं, खाना निगलते, तो हमको ऐसा डर होना चाहिए ना कि ये दोनों के लिए पाथवे है, तो ये उस रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं चला जाए, फूड हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं चला जाए, लैरिंग्स में नहीं चला जाए ऑफ कोर्स। तो क्या होता है, एपिग्लॉटिस, जब हम खाना निगलते हैं तो एपिग्लॉटिस एक कवरिंग की तरह लैरिंग्स को कवर कर देती है। क्लियर, वो क्या हेल्प करेगी, फूड को लैरिंग्स में नहीं आने देगी। फिर से रीड करो, आप समझ जाओगे। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप, फ्लैप जैसे एक कवरिंग है, ऐसा समझ लो, कॉल्ड एपिग्लॉटिस। क्या बोलेंगे, एपिग्लॉटिस, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। क्लियर, इससे लैरिंग्स में फूड नहीं जाएगा। ट्रैकिया, अब लैरिंग्स फिनिश हुआ। क्लियर, क्या देखा हमने, नॉस्ट्रिल्स किस में गया, फेरिंग्स, एयर किस में गया, फेरिंग्स, देन लैरिंग्स। ओके, क्लियर, देन ट्रैकिया। क्लियर, ट्रैकिया। अब हम देखेंगे ट्रैकिया क्या है। क्लियर, ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैक्सिक कैविटी। अब आप बोलोगे थोरैसिक कैविटी क्या है, थोरैसिक कैविटी यानी जो चेस्ट रीजन को हम क्या बोलेंगे, थोरैसिक कैविटी, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टेब्रा। अब हम बोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं वर्टेब्रा बताऊंगी, वर्टेब्रा क्या होती है। तो हमारे बैक के रीजन में हमको जो हाथ लगाते हैं, जो मिड वाली बोन फील होती है, वो क्या होती है, सारी वर्टेब्रा। हम वो सब डिटेल में देखेंगे, कितने वर्टेब्रा होती है, कैसे थोरैसिक लंबर डिवाइड की हुई है। ओके, वो सब डिटेल में देखेंगे। ओके, तो विच डिवाइड्स, अब जो ट्रैकिया, अभी हमने क्या देखा, नॉस्ट्रिल में, फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में। अब फिर 5th थोरैसिक वर्टेब्रा आकर ये क्या है, ट्रैकिया, आके वो ऐसे डिवाइड हो जाएगी, 2 लंग्स है, दोनों को चाहिए तो ऐसे डिवाइड हो जाएगी। ये डिवाइड हुआ पार्ट हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ओके, एक राइट साइड जाएगी, एक लेफ्ट साइड जाएगी। क्लियर, अभी तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए इतना तो, जो मैंने बोला। क्लियर,
डायग्राम में दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार सब कुछ। देखा हमने लैरिंग्स में, क्लियर। फिर ट्रैकिया में मैंने बोला ट्रैकिया आके डिवाइड हो जाएगी, एक यहाँ जाएगी एक यहाँ जाएगी, क्लियर। राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई बन जाएंगी वो। ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। अब जो हमने राइट और लेफ्ट देखिए, हम उसको क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर जाके अब ये एक एक लंग में एक एक मिल गया, ठीक है, यहाँ पे गया यहाँ पे गया, फिर वो आगे जाके फिर से डिवाइड होगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ओके, अब सेकेंडरी ब्रोंकाई भी डिवाइड हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्रोंकाई, क्लियर। ब्रोंकियल्स। ओके, क्लास में क्या आएगा, ब्रोंकियल्स अभी हम देख रहे हैं, क्लियर। प्राइमरी क्या था, जो ट्रैकिया में से लेफ्ट और राइट डिवाइड हो रहा था। ओके, फिर आगे जाके लेफ्ट और राइट ने भी अपने आप को रिपीटेड डिवीजन में डाल दिया, तो क्या हुआ, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई हो गए। फिर जो छोटी 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 लास्ट में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियल्स। टर्मिनल यानी जो एंड पे है, क्लियर, समझ आ रहा होगा अभी आपको। The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring। उनमें क्या होता है, जैसे ट्रैकिया आपको दिख रही है, ये रिंग्स है, ये कैसी है, कार्टिलेजिनियस रिंग। और कार्टिलेज का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, सबको पता होगा, ईयर में बोन होता है, नो, इंटरनल ईयर में होता है, बट एक्सटर्नल ईयर में कोई बोन नहीं होता। वो किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। कैसा फील होता है वो आप टच करके देख सकते हो। ओके, ईच टर्मिनल ब्रोंकिया गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन irregular walled and vascular bag like structure called alveoli। अब आया इम्पॉर्टेंट पार्ट, हम देखेंगे डायग्राम में। ओके, ये जो लास्ट में बैग लाइक स्ट्रक्चर सबको दिख रहे होंगे, यहाँ पे हमने मार्क भी किया हुआ है, एल्वियोलाई। मेन काम इसका है रेस्पिरेशन में, मेन एक्सचेंज कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो मेन काम कहाँ है, यहाँ होगा। मेन पूरे लंग्स में काम कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, क्लियर। एल्वियोलाई क्या है, हमने देखा बैग लाइक स्ट्रक्चर है, क्लियर है सबको। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई कंप्रेस द लंग्स। और ये सब किस में हो रहा है, ब्रोंकियोल्स, हमने देखा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में से टर्शियरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकियोल्स बनी, फिर लास्ट में टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बनी, ठीक है। ये सब कहाँ हो रहा है, ये लंग्स में हो रहा है, क्लियर, सबको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। वी हैव 2 लंग्स, तो हमारे पास कितने, यानी एक पेयर यानी 2 लंग्स है हमारे पास, विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा। अब ये सुनने वाली बात है, अब लंग्स है ये किससे कवर्ड है, प्लूरा से, क्लियर। प्लूरा क्या है, मेम्ब्रेन है, उसके पास जैसे हमने देखा है ज़्यादातर डबल मेम्ब्रेन होती है, बाय लेयर होती है, तो इसके पास भी एक आउटर और एक इनर लेयर है, क्लियर। उसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड। अब देखो, जैसे हमने देखा हमारा लंग्स कैसा होता है, एक्सपायर इंस्पायर, वो कंटिन्यूसली काम करता है, तो ये दोनों लेयर ऐसे कोलैप्स ना हो जाए साथ में, इसलिए इनके बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड, क्लियर। अब आपको ये सेंटेंस समझ आ गया, इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझाया, क्लियर। We have 2 lungs which are covered by double layer pleura with a pleural fluid between them। देखा आपने क्या है, pleural fluid between them। It reduce friction, हमने देखा friction reduce करेगा on the lung surface। मैंने बताया आपको, एक outer membrane होगी, एक inner membrane होगी, clear। The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic cavity। अब देखो ये आउटसाइड होगी, यहाँ पे लंग की आउटर मेम्ब्रेन समझ लो, इमेजिन कर लो, ओके, ये आउटसाइड होगी, तो ये जो मैंने बोला चेस्ट रीजन है, ओके, ऐसे चेस्ट रीजन है, उसके कांटेक्ट में होगी, क्लियर सबको, इज इन कांटेक्ट विथ थोरेसिक लाइनिंग। वेयर एज द इनर प्लूरा, अब वो इनसाइड है, लंग्स के अंदर है, इज इन कांटेक्ट विथ द लंग सरफेस, क्लियर सबको क्लियर हो रहा है ये बात। द पार्ट स्टार्टिंग विथ द external nostril up to terminal bronchiole constitute the conducting part। अब मैंने आपको बताया कि मेन काम कहाँ हो रहा है, एल्वियोलाई में हो रहा है, बाकी सब में क्या हो रहा है, यानी वहाँ से गैस आ रही है जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग पार्ट, क्लियर।
और मेन रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट क्या बोलेंगे हम, वेयर एज द एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स, हम देखेंगे डक्ट्स कौन सी है, फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर, इतना सबको क्लियर हो गया होगा। कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेयर एयर, अभी हमने देखा था नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियल क्या है, कंडक्टिंग पार्ट, वहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ कंडक्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, एयर टू एल्वियोलाई, किसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम, एल्वियोलाई को। क्लियर्स इट फ्रॉम, अभी वो काम भी क्या कर रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल से उसको क्लियर, ह्यूमिडिफाइड एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द, ह्यूमिडिफाई मतलब क्या, अब जब हम एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं वो एकदम ड्राई फॉर्म में होती है। ओके, ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। एक्सचेंज पार्ट इज अ साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ, अब एक्सचेंज पार्ट क्या है, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स, उसको हमने क्या बोला, एक्सचेंज पार्ट, याद होना चाहिए एक्सचेंज पार्ट और कंडक्टिव पार्ट क्या है। क्लियर, वहाँ पे क्या होगा, बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर एयर, उसके बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। हम डिटेल में एक्सचेंज देखने वाले हैं, एक्सचेंज कैसे हो रहा है ब्लड और एयर के बीच में। क्लियर, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर, मैंने आपको बताया। ओके, जो ये क्या है, थोरैसिक चैम्बर, इसके नीचे कौन सा स्टार्ट होगा, एब्डोमेन स्टार्ट होगा, हम देख लेंगे एब्डोमेन में कैसे 9 रीजन्स होते हैं। क्लियर, अब हम देखेंगे जैसे अभी ये थोरैसिक चैम्बर है, मैं सिर्फ इस पे फोकस कर रही हूँ। क्लियर, अब द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्जली, यानी इसके पीछे क्या होगा, आप अपने चेस्ट पे हाथ लगाइए, उसके पीछे, आपके पीछे वाले साइड पे क्या है, बैक आपकी, ओके, बैक होगी, बैक में क्या है, डॉर्जल यानी बैक में क्या है, वर्टिब्रा। क्लियर, वर्टिब्रा होंगी, ऐसे वर्टिब्रा होंगी। क्लियर, पीछे क्या होंगी, वर्टिब्रा होंगी, ऐसे, सबको क्लियर हो रहा है। ओके, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, जो आप टच करते हो चेस्ट पे, जो आपको सेंटर में जो बोन फील होता है वो क्या है, स्टर्नम, जैसे, सॉरी बहुत गंदा बनाया, ये समझो स्टर्नम है। क्लियर, इसमें ऐसे रिब्स होती है, तो बीच में क्या है, स्टर्नम, और लेटरली क्या है, लेटरल यानी साइड। ओके, लेटरल में क्या है, रिब्स। मैं अभी आपको रीड करूँगी तो आपको ये सब क्लियर होना चाहिए। द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्जली बाय वर्टिब्रल कॉलम, देख लिया हमने, वेंट्रली बाय स्टर्नम, स्टर्नम है ये आगे, लेटरली बाय साइड में बाय रिब्स, एंड ऑन लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम। ओके, इसमें देखो मैं ऊपर देखो, लोअर साइड पे क्या है, डायफ्राम। क्लियर, इसको हम क्या बोलेंगे, डायफ्राम। अभी देखेंगे भी कि अप और डाउन कैसे होता है रेस्पिरेशन में, हम डिटेल में वो भी देखेंगे। क्लियर, उसका काम क्या है। ओके, द anatomical setup of lungs in the thorax is such that any change in volume of the thoracic cavity will reflect in the lung cavity। अब मतलब एनाटॉमिकल सेटअप हमारी बॉडी में कैसा है लंग्स का, कि कोई भी वॉल्यूम में ऊपर नीचे हो तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट किस पे करेगा, लंग पे, लंग कैविटी पे रिफ्लेक्ट करेगा, हम देखेंगे वो भी डिटेल में। Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume। चलो अब हम इम्पोर्टेंट पार्ट देते हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब क्या क्या स्टेप हम आगे देखने वाले हैं वो है, अगर आपको यहाँ नहीं भी समझ आ रहा है तो इट्स ओके, अब आगे डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ आएगा इस चैप्टर में हमने क्या क्या रीड किया है। तो मैं आपको ट्राई कर रही हूँ यहाँ समझाने का। ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन। अब रेस्पिरेशन में क्या क्या करेंगे, हम ब्रीथ करते तो हम क्या करते हैं, बाहर से जो एटमॉस्फेरिक एयर है जिसमें ऑक्सीजन है हम वो इन करते। क्लियर, तो समझो ये पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 को हम हमारी बॉडी में से क्या करेंगे, रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। क्लियर, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अब हमने देखा एल्वियोलर में क्या हो रहा है, एक्सचेंज पार्ट हो रहा है। ओके, वहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी क्या, हाई से लो जाएगा, सबको पता है।
क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज होगी गैस। हम देखेंगे कि वहाँ पे प्रेशर कितना है, अभी हम आगे चैप्टर में देखेंगे कैसे एक्सचेंज हो रहा है, वो तो डिटेल में देखना ही है, बट हो क्या रहा है रेस्पिरेशन में हमको वो यहाँ समझना है। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब सबको पता है, अगर आपने ब्लड पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको पता है कि ब्लड के अंदर 3 टाइप के सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल्स में होता है हीमोग्लोबिन, वो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन। क्लियर, तो हमको सबको पता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किससे होगा, ब्लड से होगा। क्लियर, डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज़। अब हम देखेंगे पूरा ये एक्सचेंज पार्ट में, हम ये डिटेल में देखेंगे कि डिफ्यूज़न कैसे हो रहा है ब्लड और टिश्यू के बीच में, और हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन कैसे। अब ऐसा तो नहीं है हम रेस्पायर कर रहे हैं तो सिर्फ हमको लंग्स को ही ऑक्सीजन दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं, हमको पूरी बॉडी को देना है। क्लियर, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन। और क्या भी देखा था हमने, पूरा सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमने 12th चैप्टर में देखा था, और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया कि ऑक्सीजन ग्लूकोज को कैसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। क्लियर, मैंने आपको दिखा दिया था वो भी, तो आपको ये पॉइंट तो एकदम क्लियर होना चाहिए। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस, सबको पता है। एक हम जो सांस ले रहे हैं, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन। क्लियर, ड्यूरिंग विच एटमोसफियर एयर इज ड्रॉन इन। अब आप सांस लेते हो तो क्या करते हो, बाहर से एयर अंदर लेते हो, विच एटमोसफियर एयर इज ड्रॉन इन। क्लियर, फिर क्या करते हो, उसी सांस को छोड़ते हो। क्लियर, एंड एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। क्लियर, सबको पता है नॉर्मल ब्रीथिंग कैसे होती है, एक बार अंदर एक बार बाहर, इंस्पायरेशन यानी अंदर, एक्सपायरेशन यानी बाहर। जो हम गैस छोड़ रहे हैं उसको, वो कौन सी है, कहाँ से आ रही है, एल्वियोलर गैस है, उसमें ज़्यादातर क्या होगा, CO2। क्लियर, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द, यहाँ पे क्रिएटिंग है, ओके, बिटवीन द लंग्स एंड द एटमोसफियर। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे एक्सचेंज हो जा रही है गैसेस। अब हम देखेंगे कि हम ये पूरे सारे प्रेशर ग्रेडियंट्स पढ़ेंगे, यानी हर चीज़ में, चाहे बाहर की एयर में कितना प्रेशर है, हमारी अंदर लंग्स की एयर में कितना प्रेशर है, ठीक है, सब देखेंगे। तो ऑफकोर्स हमको पता है लो से हाई जाता है हमेशा। क्लियर, inspiration can occur if the pressure within lungs is less than atmosphere air। अब हम सांस लेंगे तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और अंदर का कम। ऑफकोर्स कहाँ, लो, हाई से क्या होगा, लो जाएगा हमेशा, तो बाहर एटमॉस्फेयर में हाई होगा तो ये तो हमारे लंग्स में लो होगा, आएगा ना। जैसे समझो ये एयर है बाहर की, ठीक है, एनवायरनमेंट की, और ये एयर है लंग्स की। इतना क्लियर सबको। इसका प्रेशर है 58 और इसका प्रेशर है 56। क्लियर, तो यहाँ से यहाँ जाएगा ना, ये यहाँ पे प्रेशर अगर 58 है, यहाँ पे 56 है, तो नहीं हो पाएगा। तो इंस्पायरेशन यानी क्या, इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन एटमोसफियर प्रेशर। सबको क्लियर, तो इसको क्या बोलेंगे, देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू द एटमोसफियर प्रेशर। मैंने क्या बोला, एटमोसफियर में 58 है, लंग्स में 56 है, तो यहाँ पे हम -2 बोल सकते हैं कि -2 है। क्लियर, तो नेगेटिव प्रेशर में गिन सकते हैं उसको, लंग्स में क्या है, नेगेटिव। और सिमिलरली एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन में क्या हो जाएगा, उल्टा, लंग्स के अंदर ज़्यादा प्रेशर है, एयर में कम है प्रेशर, तो हम एक्सपायर कर रहे हैं। एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेयर प्रेशर। सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमने देखा था ऊपर डायफ्राम, द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल। मसल कौन से, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, इंटरकोस्टल। अब जो ऐसे रिब्स होती है, क्लियर क्लियर, ये रिब्स है, तो रिब्स के बीच की स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरकोस्टल स्पेस। और जो इनके ऊपर मसल्स होते हैं हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर, हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ना हम प्रेशर की वजह से पूरा ग्रेडियंट जनरेट, नहीं, ये कौन कौन हेल्प करता है, हमने देखा डायफ्राम,
मसल्स, कौन से मसल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द लंग्स, मैंने बताया कहाँ होता है, help in the generation of such gradients. Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm which increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis. पहले हमको समझना है anterior posterior axis क्या है. anterior यानी आगे वाला पार्ट, posterior यानी पीछे वाला पार्ट. आगे वाले पार्ट में क्या था हमने देखा, स्टर्नम, पीछे में वर्टिब्रल कॉलम, ये सब posterior था और ये anterior था. उसका वॉल्यूम यानी ये आगे है और ये पीछे है. ओके, उसकी साइज़ ऐसे इंक्रीज होगी तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस बचेगी ना, तो लंग्स एक्सपांड होंगे और बाहर से एयर ले पाएंगे ना. ओके, तो इंस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. अब आपको डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, नॉर्मल देखो, ये रिलैक्स डायग्राम है, ये डायफ्राम रिलैक्स्ड है. ओके, रिलैक्स्ड, क्लियर. जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ऐसे वाइड हो गया, क्लियर. तो ऊपर स्पेस ज़्यादा हो गई लंग्स के लिए, आप नीचे देखो स्पेस कम है, क्लियर. तो कहाँ से स्टार्ट होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम का, which increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis. अब आप समझ गए होंगे, स्पेस बढ़ गई तो लंग्स क्या एक्सपांड हो जाएगा और बाहर से एयर ले पाएंगे. The contraction of external intercostal muscle lift up the ribs. अब यहाँ पे दिखाया किसमें किसका फंक्शन है. तो पहले क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगे, लिफ्ट अप द रिब्स, वो रिब्स को उठाएंगे. एंड द स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर. अभी हमने देख लिया कि आगे क्या था, एंटीरियर पार्ट पे स्टर्नम था और हम इसको साइड से देख रहे हैं तो हमको ये साइड में दिख रहा है स्टर्नम. सबको क्लियर. ओके, the overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume. Okay, of course thoracic chamber बड़ा हो रहा है तो अंदर का pulmonary यानी lungs भी बड़े होंगे, expand होंगे, clear. तो air ज़्यादा ले पाएंगे. An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to the less than. अब कोई भी चीज़ समझो, ये छोटा रूम है, हमने इसमें गैस डाल दी और इक्वली हमने इस ये बड़े रूम में गैस डाली, क्लियर. प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे ज़्यादा होगा. तो हमने थोरेसिक चैम्बर बड़ा कर दिया, लंग्स एक्सपांड कर दिया, तो वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. सबको ये बात क्लियर हो रही है. ओके, फिर क्या होगा, लंग्स बाहर से एयर ले पाएगा. इतना क्लियर सबको. फिर से रीड करो. एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ गया, पल्मोनरी साइज बढ़ गई. ओके, डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, तो लंग्स का प्रेशर डिक्रीज हो गया, छोटी से बड़ी चीज़ हो गई तो वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. फिर डिक्रीज होगा, कितना हो गया, लेस देन द एटमॉस्फेयर प्रेशर, जितना बाहर प्रेशर है उससे कम. तो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, बाहर से अंदर आ पाएगा क्योंकि बाहर पे ज़्यादा है अंदर पे कम है. क्लियर. बाहर से एयर कैसे आई समझे आप. विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इन द लंग्स. क्लियर इतना सबको. उसको हम क्या बोलेंगे, बाहर से अंदर आई एयर, इंस्पिरेशन. क्लियर. कहाँ से स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से. अब हम देखेंगे एक्सपायरेशन. क्लियर. कहाँ से स्टार्ट होगा, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम. यहाँ पे कैसे रिलैक्स है डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल रिटर्न द डायफ्राम एंड द स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन. बाकी सब थे जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे वो सब अपने नॉर्मल पोजीशन पे वापस चले गए. स्टर्नम भी अपने, अब वो साइज नहीं बढ़ा रहा तो नॉर्मल है. तो यहाँ क्या हुआ, रिड्यूसेस द थोरेसिक वॉल्यूम. इंस्पायरेशन में बढ़ गया थोरेसिक वॉल्यूम, यहाँ पे क्या हुआ, रिड्यूस. देयरफॉर द पल्मोनरी वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीज. पल्मोनरी वॉल्यूम यानी लंग्स भी नॉर्मल पोजिशन में आ गए यानी छोटे हो गए. दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. इसलिए यहाँ पे छोटा हुआ. मैंने अभी छोटे रूम और बड़े रूम का एग्जाम्पल समझाया. अब ये छोटा रूम हो गया. क्लियर. तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा. थोड़ा बाहर से ज़्यादा होगा
तब क्या होगा, यहाँ से एयर बाहर जाएगी, उसको हम बोलेंगे एक्सपायरेशन। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेयर प्रेशर causing the expulsion of air from the lungs, यानी लंग्स से एयर बाहर आई तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। ओके, we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of addition muscles in the abdomen। अभी हम आगे जाके देखेंगे। On an average a healthy human breathe, अभी अडल्ट की बात हो रही है, ओके, बेबीज में अलग होता है, अडल्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ओके, एक मिनट में कितने बार ब्रेथ करते हैं हम, 12 to 16। The volume of air involved in breathing movement can be estimated by the using a spirometer। अब स्पायरोमीटर क्या है, स्पायरोमीटर वो है कि कितनी हम एयर इंस्पायर कर पा रहे हैं, एक्सपायर कर पा रहे हैं, उसका हमको एस्टिमेशन लगाना हो तो वो किसके थ्रू होता है, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पायरोमीटर। क्लियर इतना सबको? तो हमको काम क्यों पड़ता है, ऑफकोर्स जब हमको कोई लंग्स में डिसीज हो या इन सब में ये सब डायग्नोस्टिक प्रूफ हो सकते हैं, ठीक है, तो ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ होता है, विच हेल्प्स इन क्लिनिकल एस्टिमेशन ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। तो अगर एयर कम है या एक्सपायर कम हो रहा है, इंस्पायरेशन ज़्यादा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो हम उससे कोई डिसीज़ का डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और हमको पता चलता है कि फंक्शन कितना कर रहा है, कौन सा लंग कितना फंक्शन कर रहा है, इसलिए ये बहुत यूज़फुल है। अब आ रहे हैं हम, इसमें से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ध्यान से सुनना। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़, ठीक है। फर्स्ट हम वॉल्यूम्स देख रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, जितना हम नॉर्मल इंस्पायर करते एक्सपायर करते हैं, कुछ फोर्सफुली नहीं करना, नॉर्मल आपको नहीं पता होता कि हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तब हम जितना नॉर्मल एयर एक्सपायर करते और इंस्पायर करते उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इट इज़ अप्रॉक्स 500 ml। क्लियर? अब आप बोलोगे हम यूजुअली, अभी मैं आपको समझाऊंगी कि जैसे 500 ml है तो 500 ml अंदर जा रहा है तो हम 500 ml ही एक्सपायर नहीं कर दे रहे, उसमें से कुछ हमेशा लंग्स में रह जाता है, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, वो भी हम आपके देखेंगे। क्लियर? अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। क्लियर? तो टाइडल वॉल्यूम कितना है, अप्रॉक्स 500 ml आपको याद रखना है पर मिनट। अगर ऐसा पूछे कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इंस्पायर और एक्सपायर कितना करता है तो आपको आंसर आना चाहिए। क्लियर? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय, अब आप फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हो कि आप जितनी सांस ले पा रहे हो उतनी अंदर सांस ले रहे हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर? तो एवरेज कितनी होती है, 2500 to 3000 ml। क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है? अब देखेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जैसे हमने इंस्पायरेटरी में देखा कि हम फोर्सफुली कितनी एयर अंदर ले पा रहे हैं, यहाँ पे कैसा है, हम फोर्सफुली कितनी एक्सपायर कर पा रहे हैं। ओके, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सेबल एक्सपायरेशन, दिस एवरेज 1000 ml to 1100 ml। क्लियर? तीनों क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी था, एक में नॉर्मल था, एक में फोर्सफुली इंस्पायरेशन, एक में फोर्सफुली एक्सपायरेशन। क्लियर? अब हम देखेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब ज़रूरी नहीं है, हमको पता है हमारे लंग्स में हमेशा एयर तो प्रेजेंट रहेगी ही रहेगी। क्लियर? अब हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लिया, जितना हम सांस निकाल पा रहे हैं हमने उतनी एयर हमने बाहर निकाल दी, तो भी जो उसके पीछे बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, वो कितना होता है, 1100 ml to 1200 ml। बाय एडिंग अप फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब अबव, वन कैन डिस्क्राइब वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी। अब वॉल्यूम यहाँ पे बच गए, हमने 4 वॉल्यूम देखे,
टाइडल वॉल्यूम देखा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखा, इंस्पायरेटरी देखा और रेजिडुअल वॉल्यूम देखा। अब हम जब कैपेसिटीज़ पढ़ेंगे तो हम एक वॉल्यूम मिला के, दो वॉल्यूम मिला के भी पढ़ सकते हैं, वो हम आप समझेंगे। जैसे टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है यहाँ पे, तो उसको मिला के क्या बन रहा है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, समझेंगे वो भी अभी आगे। ओके, समझ रहे हैं। अभी हम कैपेसिटीज़ देख रहे हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब यहाँ क्या बात हो रही है, हमने देखा कि नॉर्मली पहले हमने एक्सपायरेशन कर लिया, ठीक है, ओके, एक्सपायरेशन कर लिया। आप ये टेस्ट भी कर सकते हैं, ओके। नॉर्मल आपने एक्सपायरेशन कर लिया, फिर एक पर्सन कितना इंस्पायर कर पाते हैं, हम उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर? दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मल करते थे कितना था, 500, और फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम फिर फोर्सफुली कर रहे हैं, सबको पता है कितना था, रेंज उसकी पता थी आपको। क्लियर? उसको मिला के बन रहा है क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है लंग्स के पास। क्लियर? एक्सपायरेटरी में भी सेम होगा, यहाँ पे हमने क्या प्लस किया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहाँ क्या प्लस करेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ आ रहा है? बहुत ईजी है ये सब। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। ओके, नॉर्मल इंस्पिरेशन हमने कर लिया तो हमारे अंदर कितनी एयर जाएगी, यानी जो टाइडल वॉल्यूम में 500 ml थी वो जाएगी। क्लियर? इतना क्लियर होना है सबको? तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो क्या बनाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। ओके, अब नॉर्मल एक्सपायरेशन हमने नॉर्मल एक्सपायर कर दिया, उसके बाद जो हमारी बॉडी में एयर बचती है, तो कौन सी बच सकती है, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम फोर्सफुली बाहर निकाल रहे थे। क्लियर? बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद क्या क्या बच रही है, और जो रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमारे लंग्स के अंदर हमेशा रहती है। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ओके, क्लियर? वाइटल कैपेसिटी, इसमें क्या है, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम कितनी एयर हमारे लंग्स ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन। क्लियर? दिस इंक्लूड सब, अभी आपको ये सब क्लियर, वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी, सब मिला के ERV, TV और IRV। क्या है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स इंस्पायरेशन। फोर्स इंस्पायरेशन लिया हमने, समझो, तो क्या हुआ, ये IRV हुआ। क्लियर? फोर्स इंस्पायरेशन लिया, और टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल, ये TV हो गया। फिर क्या कर रहे हैं हम, फोर्सफुली एक्सपायरेशन, तो ये क्या हुई, टोटल वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग। अब टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होगा, जो जो हमने सारी पढ़ी वाइटल कैपेसिटी में वो, और जो हमारे बॉडी में रेजिडुअल रहती है वो। क्लियर? जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी हमेशा लंग्स में प्रेजेंट होती है वो, उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर? आपको ये अभी कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम क्लियर हो गई होगी। सो अब हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई आर प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमने ऑलरेडी देख लिया। बाकी सब क्या था, कंडक्टिंग पार्ट, एल्वियोलाई और उसकी डक्ट्स, वो क्या था, एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। मैं अभी डायग्राम में आपको पूरा एक्सप्लेन भी करूँगी, आगे दिया हुआ है जो NCERT में। O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion, mainly based on their pressure and concentration. अब CO2 और O2 कैसे होगा, एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। क्लियर? solubility of gases as well as thickness of membranes involved in diffusion. अब जो गैस ज़्यादा सॉल्यूबल होगी, ऑफकोर्स वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाएगी,
और अगर थिन मेम्ब्रेन है तो कोई भी सब्सटेंस इजीली यहाँ से डिफ्यूज़ हो जाएगा। अब थिक है तो ऑफ कोर्स थोड़े हर्डल्स आने ही हैं। क्लियर? आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन में क्या क्या अफेक्ट आता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस। अब इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है? जैसे यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ओके, CO2, ऑक्सीजन, हाइलम, ओके, बहुत मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ये जो प्रेशर जनरेट कर रही है सारी गैसेस, उसको हम बोलेंगे प्रेशर। अब इसमें से कोई एक उठा लेंगे, यानी हमने समझा ऑक्सीजन उठा लिया, तो हम उस जो ऑक्सीजन प्रेशर जनरेट कर रहा है उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। नाम से पता चल रहा है पार्शियल, ओके, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ओके, और PCO2 उसको क्या बोलेंगे हम? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? अब PO2 क्या है और PCO2, ओके। Partial pressure of these two gases in the atmosphere, air and two sides of diffusion are, अब ये टेबल समझते, टेबल 14.1। क्लियर? अब रेस्पिरेटरी गैसेस किसकी बात करेंगे? मेनली हम ऑक्सीजन और CO2 की। क्लियर? अब एटमॉस्फेयर एयर, ऑक्सीजन है, उसका एटमॉस्फेयर में कितना पार्शियल प्रेशर है? 159। क्लियर? और CO2 का बहुत कम, हमको पता ही होगा, ओके, 0.3। क्लियर? अब आपको अगर 159 निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो। हम टोटल ओवरऑल 760 गिनते हैं। क्लियर? आपको पता है 21% क्या होता है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में। आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, आपको आंसर आ जाएगा 159। क्लियर? ये किसकी बात हुई? बाहर की, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट। अब हमारे बॉडी में आ जाओ, एल्वियोलाई की बात करते हैं सबसे पहले। एल्वियोलाई में कितना? 104। इसीलिए तो बाहर से अंदर ऑक्सीजन आ पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर कैसा है? 159। उसका पार्शियल प्रेशर कितना है? 159। अंदर एल्वियोलाई में कितना है? 104। तो इजीली बाहर से अंदर आ पाएगा। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? और CO2 कितना है? एल्वियोलाई में 40 और बाहर 0.3, तो एल्वियोलाई से बाहर इजीली जा पाएगा। समझ रहे हो ये एक्सचेंज? ओके, अब आप एल्वियोलाई और एटमॉस्फेयर एयर का तो एक्सचेंज समझ गए हो। अब हम आते हैं, अब सिर्फ हमको लंग्स को चाहिए क्या? सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, पूरी बॉडी को चाहिए। तो पूरी बॉडी के थ्रू कैसे जाता है ऑक्सीजन? बाय ब्लड। क्लियर? अब ब्लड में भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, पहले जो लंग्स से जाएगा पूरी बॉडी में ऑक्सीजन दे के जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड। किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू। ओके, क्लियर? उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स में से लेके पूरी बॉडी को दे जाएगा, उसको हम सिस्टम को दे के जाएगा। ओके, सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं उसको हम। और पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आके लंग्स को वापस दे दिया। ओके, डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या करता है? पूरी बॉडी से ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड उठा के लंग्स को वापस दे देना। क्लियर? और फिर देखेंगे टिश्यू में। पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। क्लियर? सो पहले हम समझेंगे इस डायग्राम में क्या है, तो आपको इजीली कॉन्सेप्ट समझ आएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। क्लियर? तो ये क्या है? ये पार्ट है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या पार्ट था? जो एक्सचेंज करवाता है। बाकी सब जो हमने पढ़े, ट्रैकिया पढ़ा, फेरिंग्स पढ़े, लैरिंग्स, वो क्या है? कंडक्टिंग पार्ट है। क्लियर? अब हम देखेंगे एक एल्वियोलाई। ठीक है, एक एल्वियोलाई हमने ऊपर ही देख लिया कि एल्वियोलाई में, ये रहा एल्वियोलाई के प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का? 104 और कार्बन डाइऑक्साइड 40। क्लियर? दिख रहा है यहाँ पे सबको? अब एटमॉस्फेयर में कितना था ऑक्सीजन? 159। ओके, एटमॉस्फेयर में कितना था? 159। और CO2 कितना था? 0.3। अब पहले हमको इंस्पायर करना है। ठीक है, इंस्पायर कैसे होगा? अब आप देख रहे हो बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है? 159 और एल्वियोलाई के अंदर कितना है? 104। ऑफ कोर्स इजीली बाहर से अंदर आ जाएगा बिकॉज डिफ्यूजन हो रहा है,
तो हायर से लोअर जाएगा, बाहर 159 एंड अंदर एल्वियोलाई में 104 mmHg। क्लियर, सिंपल ऑक्सीजन आ गया बाहर से अंदर। अब एल्वियोलाई में देख सकते हो कितना है पार्शियल प्रेशर 40 और बाहर कितना था 0.3। कहाँ ज़्यादा हुआ, ऑफकोर्स एल्वियोलाई के अंदर, तो CO2 ईजीली बाहर चला जाएगा। डिफ्यूज़न हुआ, सिंपल डिफ्यूज़न, यहाँ पे कोई समझने वाली बात नहीं है ऐसे। क्लियर, अब आ गया एल्वियोलाई में ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पूरी बॉडी को चाहिए, ऑफकोर्स हमको सिर्फ लंग्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लंग्स सिर्फ बाहर से लाता है, बट हमको पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर, तो वो काम कौन करेगा, हार्ट, यानी सर्कुलेशन के थ्रू। ओके, हार्ट और लंग्स मिला के पूरी बॉडी को देंगे। अब देखेंगे हम कैसे देंगे। अब पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन एक ही एक ऐसी वेन होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, बाकी सारी ब्लड सारी वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेती है। क्लियर, सो फर्स्ट ऑक्सीजन यहाँ से आया कहाँ पे, पल्मोनरी वेन्स में, हार्ट में गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे ऑक्सीजन आर्टरीज में ही गया, क्यों गया, तो अब हम देखेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर। क्या है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, 95। क्लियर, एल्वियोलाई में कितना था 104। ऑफकोर्स इजीली क्या डिफ्यूज़ कर जाएगा यहाँ से ऐसे, समझ रहे हो, एल्वियोलाई में ज़्यादा है, हमको क्या कराना है, डिफ्यूज़न, यानी हायर से लोअर, तो 104 है और यहाँ पे है 95, इजीली डिफ्यूज़ हो गया। क्लियर, यहाँ से सर्कुलेशन में, ये क्या है, बॉडी टिश्यूज़, बॉडी टिश्यूज़ को मिल गया। क्लियर, फिर हम देखेंगे यहाँ का प्रेशर, ऑक्सीजन का डीऑक्सीनेटेड ब्लड का क्या प्रेशर है 40, पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का 40, यहाँ कितना था 95, इजीली चला जाएगा यहाँ से। क्लियर, फिर यहाँ पे आ गया, हार्ट के थ्रू लंग्स में जाएगा। क्लियर, फिर यहाँ पे CO2 का, अभी हमने सिर्फ ऑक्सीजन समझा है, अब हम समझेंगे CO2 का। क्लियर, यहाँ पे कितना है 45, एल्वियोलाई में कितना है 40, तो CO2 बॉडी में से आया, कहाँ जाएगा एल्वियोलाई में। ओके, क्लियर, फिर एल्वियोलाई से कहाँ जाएगा बाहर, तो 0.3 है प्रेशर, एल्वियोलाई में 40 है, तो एल्वियोलाई से जाएगा बाहर। तो ऐसे कैसे क्या हुआ, ऑक्सीजन इन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हुआ, ये पूरा एक्सप्लेन हो गया डायग्राम। क्लियर, ये देख लिया हमने टेबल भी। ओके, हम आगे अभी लाइन टू लाइन स्टार्ट करते हैं। The data given in the table clearly indicate a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood, blood to tissues। हमने देख लिया कैसे ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सर्कुलेट कैसे हो रहा है, ऑफकोर्स सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। हमने देख लिया कि जहाँ से प्रेशर ज़्यादा था वो कम वाले के पास जा रहा है। क्लियर, सिमिलरली a gradient is present for कार्बन डाइऑक्साइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑफकोर्स हमने देखा ऑक्सीजन कैसे अंदर आ रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। क्लियर, हमने देखी पूरी ये साइकिल हो गई, कैसे गया कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड, ब्लड टू एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से डायरेक्ट बाहर एक्सपायर करते तब। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 times higher than that of oxygen, the amount of carbon dioxide that can diffuse through diffusion membrane per unit in the partial pressure is much higher compared to the oxygen। अब इसमें क्या बोला इसने कि सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से 20 to 25% ज़्यादा है। ऑफकोर्स तो वो ज़्यादा डिफ्यूज़ इजीली हो जाएगा। हमने देखा था किस पे डिपेंड है डिफ्यूज़न रेट, टू थिंग्स पे, थिकनेस पे, मेम्ब्रेन ऑफ थिकनेस, एंड किस पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल है तो वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाएगा। क्लियर, तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन से ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाएगा। द डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स।
ओके, हम देख लेते हैं। ये है एल्वियोलाई, ये है पल्मोनरी कैपिलरी। कैपिलरी क्या होती है? जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज ऐसे बड़ी बड़ी होती है, कैपिलरीज ऐसे ऐसे थिन थिन होती है। क्लियर? बहुत थिन थिन होती है। तो ये क्या है? स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल। और ये क्या है? एंडोथेलियल, किसकी? एंडोथेलियल मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड कैपिलरी। और उनके बीच में जो स्पेस है उसके अंदर क्या होता है? बेसमेंट सब्सटेंस। क्लियर? ये तीन आपको 3 लेयर क्लियर हुआ। अब हम रीड करेंगे। द थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, देखा हमने स्क्वामस एपिथेलियम। द एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस, ये देख लिया हमने। बेसमेंट सब्सटेंस composed of a thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelial, देख लिया हमने। However, its total thickness is much less than a millimeter। ये इतना जूम किया हुआ, समझे? जूम किया हुआ मैग्नीफाइड ये डायग्राम है। ऑफ कोर्स इसकी थिकनेस कितनी है? मिलीमीटर में, लेस देन मिलीमीटर। ओके, therefore all these factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveolar tissue and that of CO2 from, of course ये सारे क्या करेंगे? डिफ्यूज़न करवाएंगे। ये सब किसके लिए कर रहे हैं हम? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न होगा तो ही तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है। क्लियर? अब हम देखेंगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्लड इज अभी देखा हमने सारी सिस्टमिक आर्टरीज थी और वेन्स थी, पल्मोनरी वेन्स देखी, पल्मोनरी आर्टरीज देखी। वो सब क्या कर रही है? मीडियम। ब्लड क्या कर रहा है? लेके जा रहा है किसको? ऑक्सीजन को, और CO2 को लेके जा रहा है। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं ब्लड इज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड CO2, बोल सकते हैं ये। About 75% of oxygen is transported by red blood cell। अब रेड ब्लड सेल में क्या होता है? रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से वो रेड दिखता है, वो होता है हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन कैरी करने का मेनली। ओके, द रिमेनिंग 3% ऑफ O2 इज कैरीड इन अ डिसॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। 97% किससे? बाय रेड ब्लड सेल्स। ओके, और 3% बाय डिसॉल्व स्टेट में खुद हो जाता है प्लाज्मा के थ्रू। क्लियर? Nearly 20 to 25% of carbon dioxide is transported by red blood cells, where 70% is carried as bicarbonate। Okay, ये हमको पता है bicarbonate। Clear? 20 to 25% किससे? Red blood cells से। About 7% of carbon dioxide is carried in a dissolved state। 3% किस में था? ऑक्सीजन, और 7% क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? अब हम डिटेल में देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। मैंने आपको अभी बताया रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल रेड दिखते हैं हमको, उनका कलर रेड है। क्लियर? हीमोग्लोबिन इज कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल। Oxygen can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin। Okay, जैसे ही O2 अंदर आएगा वो किसके साथ बाइंड होगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? HB। क्लियर? पर ये रिवर्सिबल होता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्लियर? Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of the ऑक्सीजन। सो एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा? 4। ओके, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग किस पे रिलेटेड है? किस पे डिपेंड है? ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विद दिस वाइंडिंग। सो जब ये कौन कौन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर जब ये इंटरफेयर करेंगे तब क्या होगा? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कम हो जाएगी। क्लियर? कौन इंटरफेयर कर सकता है?
CO2 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है। अ सिग्मॉइड कर्व, सिग्मॉइड यानी कैसे थोड़ा एस जाता है, ओके। A sigmoid curve obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen. Clear? ये है partial pressure of oxygen. जितना हम ऑक्सीजन प्रेशर बढ़ा रहे हैं उतना सैचुरेशन बढ़ रहा है ऑक्सीजन का. क्लियर? सबको समझ आ रहा है? ये क्या है? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन. सो जितना प्रेशर बढ़ रहा है उतना सैचुरेशन बढ़ रहा है. क्लियर? एक पॉइंट पे आके ये क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है. अब कभी कभी क्या होता है? क्या इंटरफेयर करता है? अभी हमने देखा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, टेम्परेचर और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. तब क्या होगा? ये कर्व डिसोसिएट हो जाएगा, यानी ये इंटरफेयर कर रहे हैं. ओके, ये इंटरफेयर कर रहे हैं तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग कम हो रही है. इसलिए तो हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ओके, तो डिसोसिएटेड कौन किसकी वजह से होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर. अब आप नाम भी समझ गए होंगे. ओके, दिस कर्व इज कॉल्ड एज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ओके, क्यों? एंड इज हाईली यूजिंग इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन. अब हमने देखा, क्या देखा? डिसोशिएट क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या इंटरफेयर कर रहा है? हाइड्रोजन आयन, CO2 और टेम्परेचर. क्लियर? इन द एल्वियोलाई वेयर देयर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एल्वियोलाई में हमने देख लिया है क्या होता है? लो कार्बन डाइऑक्साइड, हाई ऑक्सीजन. क्लियर? लेजर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड लोअर द टेम्परेचर. अब क्या हुआ? कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है बिकॉज एल्वियोलाई में क्या है? CO2 भी कम है, हाइड्रोजन आयन भी कम है और टेम्परेचर भी लो है. तो कोई इंटरफेयर नहीं कर पा रहा. ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग में कोई भी इंटरफेयर ये नहीं कर पा रहे सारे. तो क्या होगा? ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा, ज़्यादा बाइंडिंग हो रही है. ओके, क्योंकि कोई इंटरफेयर करने वाले है ही नहीं. क्लियर? The factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin. Clear? इतना clear हो रहा है आपको? Whereas in the tissues where low partial oxygen and high partial, अब देखेंगे टिश्यूज़ में क्या होता है? लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है? हाई, और हाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. और टेम्परेचर भी टिश्यूज़ में कैसा होता है? हाई होता है. तो वहाँ पे क्या होगा? ये सब क्या करेंगे? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, यानी डिसोसिएट कर देंगे. क्या बोलते हैं हम? डिसोसिएट कर देंगे. क्लियर? तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन वहीं छोड़ देगा और हीमोग्लोबिन अपना काम करने चला जाएगा. समझ रहे हो? पूरी बॉडी में कैसे पहुँच रहा है ऑक्सीजन? ट्रांसपोर्ट ही तो करना है ना हमको ऑक्सीजन. क्लियर? समझे कि कैसे वो एल्वियोलाई में बाइंड होगा हीमोग्लोबिन के साथ और टिश्यू में आके खुल गया. क्लियर? आपको ये सब अब क्लियर हुआ होगा. क्या क्या देखा हमने? वेयर एज इन द टिश्यू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट, द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीहीमोग्लोबिन. समझ गए होंगे अभी? दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस. अभी हमने देखा एल्वियोलाई में कैसा है? उल्टा है. ऑक्सीजन का प्रेशर हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड लो है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? लंग सरफेस में बाइंडिंग हो रही है एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यू. टिश्यू में जाके कैसा हो जा रहा है? दोनों अलग अलग हो जा रहा है. क्लियर? देख लिया हमने ये. तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ऑक्सीजन क्यों हीमोग्लोबिन जाके लंग्स में ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है और टिश्यू में खुल जाता है बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर. क्लियर? Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissues. Clear? Under normal physiological condition. Clear? अभी आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाना चाहिए. क्लियर?
आफ्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, अब हम समझेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देख तो लिया हमने कैसे ऑक्सीजन एल्वियोलाई से पूरी बॉडी में जाता है, सारे टिश्यूज तक पहुंचता है ऑक्सीजन। अब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकालना है ना हमको। ओके, सो CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन। हमने देखा था 20 to 25% ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, थ्रू हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ये दोनों बाइंड कर जाते हैं, फिर हम इसको क्या बोलते हैं, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अभी हमने देखा कि जो भी बाइंड हो रहा है उसमें पार्शियल प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑक्सीजन में भी देखा था हमने और यहाँ भी देख रहे हैं पार्शियल प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, partial pressure of oxygen is a major factor which could affect this binding. Of course, जहाँ पे partial pressure of oxygen low होगा और CO2 high होगा तब binding ही possible है. Okay, when partial pressure of CO2 is high and PO2 is low as in tissues, कहाँ ऐसी होती कहाँ ऐसी condition? So in tissues more binding of carbon dioxide occur, whereas when जहाँ पे ऐसी कंडीशन होगी, क्या हाई क्या है CO2 और लो क्या है ऑक्सीजन, कहाँ होता है ऐसी कंडीशन, टिश्यूज़ में हमने ऑलरेडी देख लिए। तो वहाँ पे क्या होगा, बाइंडिंग होगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का, दोनों बाइंड कर जाएंगे। वहाँ से बाइंड करेंगे, ठीक है, सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ पहुँचेंगे, लंग्स में पहुँचेंगे, एल्वियोलाई में पहुँचेंगे। वहाँ क्या होता है, CO2 लो होता है, दिखाए व्हेन द PCO2 इज लो एंड ऑक्सीजन इज हाई। कहाँ होता है ऐसी कंडीशन, एल्वियोला में। बाइंड तो होके आ गए टिश्यूज में से, आके यहाँ पे फिर से हो जाएंगे अलग अलग। ठीक है, अलग अलग को करने को क्या बोलते हैं हम, डिसोशिएशन। क्लियर। तो अब हमने टिश्यूज में क्या किया, बाइंडिंग किया हीमोग्लोबिन के साथ, फिर आके एल्वियोला तक पहुँच के क्या किया उन दोनों ने, दोनों अलग अलग हो गए। क्लियर, कौन कौन, हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग हो गए। अब एल्वियोलाई क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देगा। क्लियर। CO2 which is bound to hemoglobin from the tissues is delivered at the alveoli। हमने देखा था टिश्यूज में से सर्कुलेशन के थ्रू, अगर आपको सर्कुलेशन पता होगी तो क्या होगा, वेन्स के थ्रू कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई में। Red blood cell contain a very high concentration of enzyme carbonic anhydrase। ओके, रेड ब्लड सेल में क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये क्या है, एक एंजाइम है। एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। हमने देखा था प्लाज्मा के थ्रू भी क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है 7% इन कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्लाज्मा में भी है और रेड ब्लड सेल में। मेजर क्वांटिटी कहाँ पे है, रेड ब्लड सेल्स में। ओके, दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। क्लियर। अब आपको बैलेंस करना पता है, पर किसके प्रेजेंस में होगा आपको वो याद रखना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्लियर। At the tissue side where partial pressure of carbon dioxide is high, टिश्यू साइड पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई होता है। लो कहाँ होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एल्वियोलाई में, आपको याद रखना है। ओके, ड्यू टू कैटाबॉलिज्म कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू ब्लड। हमने देखा था टिश्यूज में कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई है तो इजीली बाइंड कर लेता है। ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं हम, एट टिश्यू साइड वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 is high due to catabolism, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द ब्लड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हाई है तो टिश्यूज में से कहाँ डिफ्यूज हो जाते हैं, ब्लड में। ब्लड में आके क्या, ब्लड में क्या है, रेड ब्लड सेल्स है। हमने देखा रेड ब्लड्स के अंदर कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस है। क्लियर, देख लिया हमने। वो क्या फॉर्म करेगा, बाइकार्बोनेट एंड फॉर्म्स बाइकार्बोनेट एंड प्रोटॉन। ओके, at the alveolar site where partial pressure of, अभी हमने देखा था alveoli में क्या होता है, CO2 प्रेशर लो होता है और ऑक्सीजन हाई होता है। the reaction proceed in the opposite direction। ये क्या होता है, ऐसे होगी ये रिएक्शन। क्लियर,
ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो हमको CO2 छोड़ के आना है ना एल्वियोले में, तो ही तो ब्रीथिंग के थ्रू CO2 बाहर निकल आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे गए कैसे फॉर्म में, बाइकार्बोनेट में, एल्वियोला में जाके क्या हो गया, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? पहले ऐसे रिएक्शन हुआ, फिर ऐसे रिएक्शन हुआ। क्लियर? Thus CO2 trap as bicarbonate at tissue level, टिश्यू लेवल पे क्या था, बाइकार्बोनेट ऐसे हुआ, ठीक है, ऐसे बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रैप करके हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट कर दिया किसको, एल्वियोलाई को। एल्वियोलाई ने क्या किया, वहाँ से CO2 आउट कर दिया। मेन एक्सचेंज कौन करता है, ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी पार्ट कौन सा है, एल्वियोलाई। ओके, एवरी 100 मॉलिक्यूल ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रॉक्स 4 ml ऑफ CO2 एल्वियोलाई। क्लियर? और ऑक्सीजन में क्या था, 5 ml, आपको ये याद रखना है। अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यूज। अब हमारे पास तो एक पूरा इसका सिस्टम है, जैसे हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ज़्यादा रेस्पिरेशन करने लगती है। क्यों? बिकॉज हमारे माउंटेन्स पे क्या होता है, O2 प्रेशर लो होता है, सो हमारी बॉडी को तो चाहिए, ऑफकोर्स टिश्यूज़ को तो नीड है, उतनी रहेगी, तो हमारी बॉडी तब क्या करती है, ज़्यादा रेस्पिरेशन कर ले। तो ये सब कंट्रोल किससे होता है, बाय अ न्यूरल सिस्टम, हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है उससे। दिस इज डन बाय अ न्यूरल सिस्टम। अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन, मेडुला यानी मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, ब्रेन का पार्ट है, ओके, ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रिदम, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। सो किस में होता है स्पेशलाइज सेंटर, मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन। मेडुला क्या है, पार्ट ऑफ ब्रेन है, ओके, पीछे की साइड होता है। क्लियर? कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जहाँ उसको पता चल जाता है हमारी बॉडी में कि अभी को ऑक्सीजन लो है तो ज़्यादा रेस्पिरेशन कराना पड़ेगा, ज़्यादा ब्रीथिंग करानी पड़ेगी। क्लियर? अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन। अब आपको अगर पार्ट नहीं पता ब्रेन के तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगी, ओके। मिड ब्रेन होता है, पॉन्स होता है, सब होता है डिटेल में, अगर आपको चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हो, ओके। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन कॉल्ड एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, नाम से ही पता चल रहा है ये रेस्पिरेटरी न्यूमो रिलेटेड है। क्लियर? कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम center. Neural signal from this center can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate. Okay? वहाँ से सिग्नल्स आते हैं कि अभी ज़्यादा करना है, अभी कम करना है। क्लियर? A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion. Increase in this substance can activate this center, which in turn signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which this substance can be eliminated. अब क्या है, इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे एक कीमोसेंसिटिव एरिया यानी जो केमिकल्स को सेंस कर सकती है, ओके, कीमोसेंसिटिव एरिया। जब हाइड्रोजन आयन और CO2 बट कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ने लगता है, हमने देखा था जब इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तब ऑक्सीजन की बाइंडिंग कम होती जा रही है, तब जब ये बढ़ जाएगा तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिल जाएगा किसके थ्रू, कीमोसेंसिटिव एरिया है तो वो सेंस कर लेती है, फिर क्या करती है वो एडजस्टमेंट चालू कर देती है कि इन सब्सटेंस को अभी ज़्यादा ब्रीथ करके CO2 आउट करना है, CO2 आउट करना है और ऑक्सीजन इन करना है। क्लियर? Receptor associated with aortic arch and carotid artery also can recognize changes in the, अब aortic arch क्या है, अगर आपको हार्ट का स्ट्रक्चर पता होगा तो आपको पता होगा। क्लियर? ऐसे लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, एओर्टा निकलता है, वहाँ पे एओर्टिक आर्च होती है जिसपे 3 मेन आर्टरीज होती है। क्लियर? एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू रिदम सेंटर, वहाँ पे भी रिकॉग्नाइज हो जाए, यानी यहाँ पे भी ऐसे रिसेप्टर यानी क्या, जो मैसेज दे सके ब्रेन को। क्लियर? वहाँ पे भी ऐसे रिसेप्टर है जो ये साइकिल को मेंटेन कर सकते।
द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। अभी हमने देखा रेस्पिरेटरी रिदम जो मेंटेन हो रही है वहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। जैसे ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो हमारी बॉडी का पता चल जाएगा, कम हो जाएगा, नो। जब CO2 कम हो जाएगा तब हमारे ब्रेन को पता चलेगा हाँ वैसे एडजस्टमेंट करने जो CO2 को एलिमिनेट कर सके। सो यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं था। ओके, अब हम देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अब फर्स्ट आपने अस्थमा तो हमेशा सुना होगा, इज ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स। विजिंग मतलब क्या, जब आप स्टेथोस्कोप पे चेस्ट पे लगाओगे या बैक पे लगाओगे अस्थमा पेशेंट को तो आपको क्लियरली विजिंग, जैसे एक बॉटल से कैसे हवा पास होती है तो हमको आवाज़ आती है, उसको हम विजिंग बोलते हैं। ओके, तो ये अस्थमा क्यों होता है? ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स। जब हमने देखा था ब्रोंकाई और ब्रोंकियल, उनकी क्या होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। क्लियर? फर्स्ट था अस्थमा, सेकंड है एम्फाइसीमा। Emphysema is a chronic disorder in which the alveolar walls are damaged due to respiratory surface is decreased। अब emphysema में क्या होता है, जो हमने देखा था alveoli है, ओके, उसकी वॉल्स डैमेज हो जाती है। ओके, ऑफ कोर्स तो एक्सचेंज पार्ट हमको, अभी एल्वियोलाई बहुत सारे डैमेज हो गए, वॉल उसकी डैमेज हो गई, तो मेन एक्सचेंज पार्ट तो कहाँ पे, एल्वियोलाई में ही हो रहा था। अब एल्वियोलाई कम होते जा रहे हैं तो हमारा एक्सचेंज, हमारा बराबर CO2 आउट नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजन इन नहीं हो पा रहा। क्लियर? तो उसका मेजर कॉज क्या है, जो स्मोकिंग करते हैं यूजुअली एम्फाइजीमा किस में होती है, जो स्मोकर्स होते हैं, सिगरेट स्मोकर्स। क्लियर? लास्ट है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, so much dust is produced that the defense mechanism of body cannot fully cope up with the situation. Long exposure can give to inflammation, rise to inflammation leading to fibrosis and thus causing serious lung damage. अब ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि पत्थर तोड़ने के काम होते हैं। ऑफकोर्स अगर कुछ टूट रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, उसमें से डस्ट निकलेगी। कोई ग्राइंडिंग का काम कर रहा है, छोटे में से मतलब बड़े में से छोटे मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ऑफकोर्स वहाँ पे डस्ट तो उड़ेगी जो इनविजिबल होगी, जो हमको दिखाई भी नहीं दे। हम वो रेस्पायर, ऑफकोर्स हमको ऑक्सीजन दिखाई नहीं देता ना, हम रेस्पायर कर रहे हैं, नहीं, तो ऐसी डस्ट भी होगी जो हमको दिखाई भी नहीं देती, हम यूजुअली डेली बेसिस पे हम उसको इंस्पायर कर रहे हैं। तो हमारी लंग इतना, हमारे पास इम्यूनिटी नहीं है जो सारी डस्ट को हम उसको पूरा एक्सपायर कर पाए, नहीं है इतनी कैपेसिटी। सो हमारी बॉडी उसको कोप अप नहीं कर पाती है। तो ये क्या, धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होगी, धीरे धीरे उसके बाद फाइब्रोसिस यानी एकदम लंग्स स्टिफ हो जाएंगे तो ठीक से जब इंस्पायर करना होगा तब वो एक्सपांड ही नहीं हो पाएंगे, ओके, बड़े ही नहीं हो पाएंगे, तो इंस्पायरेशन ही नहीं हो पाएगा, एयर ज़्यादा अंदर भर ही नहीं पाएगी। ओके, वर्कर्स इन इंडस्ट्री शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क, इसलिए बोलते हैं जो भी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको मास्क पहनने चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।